हेलो ऑल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप आईएएस पे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम पेपर के डायनामिक्स को भी समझेंगे यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें पेपर जो है करंट प्लस जो स्टैटिक थीम्स का यूज करके जो बनाया जा रहा है, उन सबको हमने क्लब किया है फ्रॉम 9 डिफरेंट सोर्सेज जो हमारे करंट अफेयर्स के रहेंगे। दैट इज योजना है, कुरुक्षेत्र है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है और डिफरेंट मैगजीन्स हैं। उन सबको हमने क्लब करके उसको होलिस्टिकली कवर करने की हमने कोशिश की है। तो आई होप आपको इन चीजों के बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों, जिनको पता नहीं है उनको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सिविल स्टेप आईएएस का एक सर्वाधार सीरीज चल रही है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाता है और वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो आज से मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो आई होप आप सबको इन सेशंस के वैल्यू एडिशन होगा। तो आइए क्विकली इन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है। जब मैं पहले क्वेश्चन की बात करूंगा तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड 1996 by Shanghai 5 with Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan. Second statement, in 2017 at Astana, India and Pakistan officially joined SCO as full members. Third statement, in 2021 Iran became the full member of SCO. तो ये हमारे पास ये तीन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अब इसमें से हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज इनकरेक्ट। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है हमने कि हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। आपके पास चार ऑप्शंस दे रखी हैं। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं हम इसको। इसका आंसर है दैट इज आंसर बी। बी इट मींस थ्री ओनली। थ्री ओनली का मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं। बेसिकली 1996 में शंघाई 5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है, जिसमें कि कजाकिस्तान, देन चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान आते हैं। तो ये थे शंघाई 5। तो याद रखना है आपने शंघाई 5 में ये कौन से 5 देश थे। इसका मकसद बेसिकली क्या था कि जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ था, मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलूंगा कि यूएसएसआर जब टूटा था 1991 के अंदर, तो वहां से इन डिफरेंट आपको रीजनल क्लैशेस देखने को मिलेंगे, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलेगा। तो इस वजह से इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए शंघाई 5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है 1996 के अंदर। उसके बाद 2001 के अंदर क्या होता है कि उज्बेकिस्तान को ऐड किया जाता है और शंघाई 5 का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, HCO। यहीं से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। तो याद रखना कि 2001 में जब उज्बेकिस्तान उसमें ऐड होगा तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन शंघाई 5 का नाम बदल के क्या हो जाएगा, HCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 2015 के अंदर उफा में, रशिया में जो जगह है, वहां पे इंडिया और पाकिस्तान डिसाइड करते हैं कि हम इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनेंगे, मेंबर बनेंगे। अब इसके बाद 2016 में क्या होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान एक मेमोरेंडम साइन करेंगे, जहां पे वो एक दूसरे के टुवर्ड्स ऑब्लिगेशन रखेंगे ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान में है, कि फॉर्मल प्रोसेस वहां से वो स्टार्ट करते हैं इसको ज्वाइन करने का, एससीओ एज फुल मेंबर्स। इसके बाद 2017 की बात आती है। अस्ताना के अंदर, जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल भी है, इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं किसको, इंडिया एंड पाकिस्तान एससीओ को एज फुल मेंबर्स। तो याद रखना यहां पे 2017 में अस्ताना में इंडिया और पाकिस्तान क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसको, एससीओ को एज ए फुल टाइम मेंबर। उसके बाद जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में ईरान जो ने फुल टाइम इसको ज्वाइन किया था, बट देखिए आप यहां पे 2021 में क्या होता है कि अनाउंसमेंट की गई थी कि ईरान वुड बिकम, द वर्ड इज वुड बिकम, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एज फुल मेंबर ऑफ एचसीओ। तो इसके चल गया आपको पता कि वो स्टेटमेंट क्यों गलत थी। अब आते हैं मेंबर्स पे। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान, ये सब इसके मेंबर्स हैं।
अब आते हैं ऑब्जर्वर्स पे। अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। उसके बाद हैं डायलॉग पार्टनर्स, जिसमें आपके अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, श्रीलंका, टर्की, इजिप्ट, नेपाल, कतर एंड सऊदी अरेबिया। इन शॉर्ट मैं आपको इसको एक थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं याद करने का। हिंट ये है कि आपने जब एससीओ की बात करेंगे तो इसमें जिसका नाम ही शंघाई है, तो ठीक है, शंघाई एक शहर भी है चाइना के अंदर, तो चाइना तो चलो ऑटोमेटिकली रहेगा, बट चाइना से ही सिमिलर आइडियोलॉजी वाली कंट्री है रशिया। और रशिया से जब हमने देखा कि ये रशिया से टूट के जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बनी, तो वहां पे एथनिक क्लैशेस हुए, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हुआ, तो उन सब थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो इट मींस कि रशिया और उसके आसपास की कंट्रीज को देख लो, साथ में रिसेंटली इसके साथ इंडिया एंड पाकिस्तान को ऐड कर लो, और बाकी तो आपको पता ही है कि डायलॉग पार्टनर ऑब्जर्वर्स हमने डिस्कस ही कर लिए। तो आई होप आपको इसके बारे में चल गया होगा पता। अब आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि हमने कहा कि हम इस इनिशिएटिव में उस न्यूज के बारे में भी आपको बताएंगे। उसका स्नाइपेट्स ये रहा आपके सामने, ये था अभी रिसेंटली इंडिया येट टू टेक डिसीजन ऑन पाकिस्तान इनवाइट टू एससीओ मीट। अब हुआ क्या कि रिसेंटली अभी आप देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस टूर पे हैं, तो उस टाइम पे इनके शेड्यूल्स पहले से बन जाते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से एक इन्विटेशन भेजा गया हमारी गवर्नमेंट को, और उनको कहा गया कि आप ये जो एससीओ समिट है, हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है उनका एक मीटअप है, कहां पे, इस्लामाबाद में। तो वहां से अब हमें डिसाइड करना है कि हमें वहां पे जाना है कि नहीं जाना है। उस शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग से रिलेटेड ही ये डायलॉग चलेगा यहाँ पे। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे अब ये एक न्यूज बन गई कि इंडिया इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो अब फॉर्मली तो अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो शायद इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। तो आई होप ये सब न्यूज जो चल रही थी, तो आप इसका स्नाइपेट देख सकते हैं न्यूज का। तो ये स्नाइपेट्स आपको दी हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइफून शंशान मेड लैंडफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब ये पूछ रहा है टाइफून के बारे में कि ये जो टाइफून शंशान है ये कहां पे इसका लैंडफॉल हुआ, किस कंट्री में हुआ। चार ऑप्शंस आपके पास, जापान, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड। आइए अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है दैट इज जापान। ये रहा आंसर ए, देन आंसर ए इज जापान। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि ये टाइफून शंशान क्या चीज है, और यहां पे मैं आपको बेसिकली साइक्लोन का पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। इसके बाद आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे टाइफून, साइक्लोन, ये हरिकेन, ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी नाम हैं, ये सब एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, डिफरेंट रीजन्स के अंदर नाम है। तो आइए इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए बेसिकली इस क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन पहले बता देता हूं आपको, और वैसे भी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन में तो ये है कि टाइफून जो शंशान है ये कहां पे था, दैट इज काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म था, जापान के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे ये टच करने वाला था। तो वहां पे ये जो भी आप ये बोल सकते हो कि वहां पे वार्निंग्स वगैरह इशू हो रही थी वेदर एजेंसीज के द्वारा, तो ये उस चीज के रिगार्डिंग था। अब आगे चलते हैं। ये रहा जापान का मैप। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको आइलैंड्स दिख रहे होंगे। जनरली जो जापान है वो चार डिफरेंट आइलैंड से बना है। आपका है होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। तो ये चार आइलैंड्स है। ये चार जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ये उसी आइलैंड्स के ऊपर सर्कल्स हैं। इसके लैंडफॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं, और कब 28 अगस्त, 29, 30, 31, 1 सितंबर के आसपास जो भी ये कहां कहां पे इसका क्या इंटेंसिटी रहेगी, तो ये उस चीज के बारे में ये मैप आपको शो कर रहा है। अब जानते हैं डिफरेंट नेम्स के बारे में। बेसिकली ये रहे ट्रॉपिकल जो भी आपके साइक्लोन्स हैं, या मैं ये बोल सकता हूं ये स्टॉर्म्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर। तो आइए चलते हैं अब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका हरिकेन। हरिकेन कहां पे आएगा इसका नाम, अटलांटिक या फिर ईस्टर्न पैसिफिक रीजन के अंदर आपको इसका नाम देखने को मिलेगा हरिकेन। उसके बाद है टाइफून। टाइफून कहां मिलेगा आपको, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा टाइफून। इसके बाद साइक्लोन, इट मींस कहां पे, इन दी इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में जो भी स्टॉर्म्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज साइक्लोन। इसके बाद विली विली। विली विली कहां मिलेगा आपको, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। तो
तो आई होप आपको इनके नाम के बारे में तो पता चल गया होगा। बट इसके साथ साथ एक और जो स्टॉर्म था वो न्यूज में था, दैट इज टाइफून यागी। तो दिस इज द टाइफून यागी। टाइफून यागी अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन था 2024 का, जिसने हिट किया था कहां पे, नॉर्दर्न वियतनाम में 7 सितंबर को, जिसकी वजह से वहां पे वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन देखने को मिली और विंड्स की स्पीड मोर देन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां पे हवाएं चलती हैं। अब सोचो आप, जब इतनी हाई स्पीड विंड चलेगी तो उस वजह से कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होगा, बोथ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस दोनों आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी टाइफून यागी जो था, इसका एक सिर्फ वियतनाम में नहीं हुआ, वियतनाम के साथ साथ, ये तो वियतनाम है ही है, चाइना में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिला आपको, एंड देन उसके बाद फिलीपींस में भी आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिला और वहां पे भी इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट किया गया। तो आई होप आपको चल गया होगा पता कि ये स्टॉर्म्स कितने खतरनाक होते हैं। अब इसका बेसिकली है क्या चीज है ये, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं और क्या इसका बेसिक फंडा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। नाम का आपको चल गया पता, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आगे। ये सारा ट्रॉपिकल साइक्लोन की एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको आपको डायरेक्टली एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूंगा, सो दैट आपको इसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी साइक्लोन समझने में। ध्यान से देखना आप। सबसे पहले क्या होगा, जब मैं बात करूंगा साइक्लोन की, दिस इज साइक्लोन के बारे में मैं हेडिंग डाल दी, अब इनको हम डिस्कस करेंगे। साइक्लोन बेसिकली क्या है, एक स्टॉर्म है। स्टॉर्म में क्या होगा, यहां पे विंड्स की स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। तो इट मींस यहां पे पहली कंडीशन क्या आ गई कि यहां पे हाई स्पीड विंड्स चलेंगी, हाई स्पीड विंड्स चलेंगी। अब जब हाई स्पीड विंड्स चली तो इसकी वजह से क्या होगा, डिवास्टेशन होगा। डिवास्टेशन क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, साथ के साथ ह्यूमन लाइफ्स का होगा। अब ये कहानी का असली डिवास्टेशन कैसे होता है, कैसे ये ओरिजिनेट करता है, उन सब चीजों को समझते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं, जैसे मैं इंडिया का मैप में यहां पे यूज करूंगा, मैं इंडिया के एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज दिस इज गुजरात और ये हमारी, ठीक है, ये मैंने इंडिया का सदर्न सेक्शन बनाया, ठीक है, जहां पे आपकी एक तरफ ये आ गया आपका बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा दिस इज अरेबियन सी। अब होगा क्या यहां पे, ध्यान से देखना, साइक्लोन बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, पहली कंडीशन है कि प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। जब मैं लो प्रेशर एरिया की बात करता हूं तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि विंड है क्या, ये बेसिकली हाई स्पीड मूविंग विंड्स ही हैं। तो विंड कहां से चलती है, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि यहां पे क्या होगा, दैट इज लो प्रेशर एरिया डेवलप होना चाहिए, लो प्रेशर एरिया। क्लियर है। अब लो प्रेशर एरिया को हम डेवलप करवा देंगे, ये रहा हमारा लो प्रेशर एरिया, ये बन गया लो प्रेशर एरिया। अब जैसे ही ये लो प्रेशर एरिया बनेगा, अब इसके साथ साथ और डिफरेंट कंडीशंस एक्ट स्टार्ट कर देंगे अपना। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होगी दैट इज प्रेजेंस ऑफ कोरोलिस फोर्स। बेसिकली कोरोलिस फोर्स वो फोर्स है जो कि एपरेंट फोर्स है एक तरीके से, जो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से लगता है। इन शॉर्ट मैं ये बोलूंगा आपको, ज्यादा टेक्निकलिटी में जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको ये समझ लो
कि ये वो फोर्स है जो विंड को नदरन हेमिस्फेयर में राइट साइड में मोड़ता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट साइड को विंड को मोड़ता है। यहां तक कहानी क्लियर है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं सी सरफेस टेम्परेचर की बात करता हूं यहां पे, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होना चाहिए। मैं एरो रिप्रेजेंट कर दिया कि ये ज्यादा होना चाहिए, 27 या 27 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है बात इतनी? ये कंडीशंस चल गई पता। अब इन सब कंडीशंस को हम इंप्लीमेंट करेंगे। मैं यहां पे ये शो कर दिया मैंने लो प्रेशर एरिया, बट डायग्राम में इसका आपको वहां पे साइड में एक वर्टिकल व्यू बताऊंगा कि वो साइक्लोन बनता कैसे है और मूवमेंट उसकी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अब ध्यान से देखना, अब होगा क्या, यहां पे ये जितनी भी कंडीशंस है इन्हीं का हम इंप्लीमेंटेशन यूज करेंगे हम। सबसे पहले सपोज दिस इज द लो प्रेशर एरिया, ये आ गया आपका लो प्रेशर एरिया। अब मैंने क्या कहा कि विंड कहां से चलती है, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो इट मींस अगर यहां पे लो प्रेशर एरिया बना तो कहीं ना कहीं से क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया बना होगा, वहां से विंड आना शुरू हो जाएगी। तो इट मींस अब क्या हो रहा है कि सारी विंड्स इस लो प्रेशर एरिया में आना शुरू कर दिया, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। अब क्या हो रहा है, चारों तरफ से इस लो प्रेशर एरिया के अंदर क्या आ रही हैं, विंड्स आ रही हैं। अब जब मान लो कि एक जगह पे बड़ी सारी विंड्स इकट्ठी होंगी तो क्या होगा वहां पे, और वो भी हाई स्पीड मूविंग विंड्स आ रही होंगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे किसकी शक्ल ले लेगा, वो एक स्टॉर्म की शक्ल ले लेगा। अब विंड्स तो आ गई, अब इसके साथ मैंने क्या कहा, कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स क्या करेगा, इसको घुमाना शुरू कर देगा। तो इट मींस अब ये रोटेट करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ सी सरफेस टेम्परेचर क्या होगा, यहां पे 27 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ज्यादा या उसके वार्म, मतलब इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि ये वार्म टेम्परेचर में काउंट किया जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही ये 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान ये अटेन करेगा यहाँ पे, और फिर क्या होगा कि यहां से इसको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा। और सी सरफेस टेम्परेचर से सी सरफेसेस को जैसे ही मॉइस्चर मिलना शुरू हुआ, इट मींस अब इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। अब मॉइस्चर जब ये आ रहा है इसके अंदर, तो इट मींस अब क्या होना शुरू होगा इसमें, दैट इज मॉइस्चर से क्या इंपॉर्टेंट फिनोमेना एसोसिएटेड होता है, दैट इज क्लाउड्स एंड कंडेंसेशन, मतलब इन शॉर्ट बादल और बारिश। और जब भी तूफान आता है तो क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलेंगी, विंड्स चलती हैं, साथ में बारिश बहुत तेज होती है। अब होगा क्या कि धीरे धीरे ये अब एक स्टॉर्म जो होगा, ये लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई होना शुरू होगा इन सब चीजों को मिला के। अब जैसे ये इंटेंसिफाई होना शुरू करेगा, ये क्या करेगा, ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। अब ये जैसे ही इसने गोल गोल घूमना शुरू किया, तो इट मींस क्या होगा, अब यही जो स्टॉर्म है इसी लो प्रेशर एरिया पे देखना, अब ये क्या करना शुरू करेगा, ये घूमता हुआ ऐसे घूमना शुरू कर देगा। अब कंडीशन क्या है कि ये घूमेगा कैसे। अब एक चीज इसके लिए बहुत रामबाण है, एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक याद रखना, ANC। ANC का मतलब हुआ A फॉर एंटी, N फॉर नदरन हेमिस्फेयर और C फॉर साइक्लोन। इट मींस जो साइक्लोन है आपका वो कैसा होगा, ANC याद रखना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा नदरन हेमिस्फेयर के अंदर, और इसका अपोजिट होगा सदरन हेमिस्फेयर में। तो इट मींस अब ये कैसा घूमना शुरू कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लो, हमने इसकी डायरेक्शन बना दी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ये पोजीशंस में ये घूमना शुरू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है बात। अब सेम कहानी यहां पे, ये मैं आपको दूसरा व्यू बता रहा हूं कि जैसे हम मैप्स में देखते हैं। अब यहां पे आइए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये धीरे धीरे हवाएं जो होंगी क्या होंगी, क्योंकि वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है तो धीरे धीरे ऊपर भी उठेगा ये। अब जैसे जैसे ये ऊपर उठना शुरू होगा तो ये रहा
ऊपर उठना इसने शुरू कर दिया। अब एक चीज याद रखना, ये जो जैसे ही ये ऊपर उठेगा तो साइमल्टेनियसली यहां पे आपको बादल्स भी देखने को मिलेंगे। ये आगे आपके बादल। अब इन बादलों, कौन से बादल होंगे? ये क्लाउड्स होंगे आपके क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ये लिख दिया मैंने, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। अब ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड क्या करेंगे? ये ऑलवेज एसोसिएटेड हैं दैट इज विद थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग के साथ। तो बारिश जो होगी बहुत गर्जना के साथ, बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाएगी। अब साइमल्टेनियसली एक ये रीजन दिख रहा होगा आपको, जहां से ये दो आपको टावरिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो ये टावरिंग स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे? इन टावरिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल देते हैं? इनको बोलते हैं हम दैट इज आई वॉल। और ये जो बीच का रीजन है, अब जहां से ये हवाएं आ रही थी, जो बीच का रीजन है, इसको हमने क्या बोल दिया? दैट इज आई बोल दिया। ये मैंने समझाने को बताया था कि वो जो रीजन है लो प्रेशर एरिया वाला, बेसिकली वो इस रीजन के अंदर हवाएं आ रही हैं। ये रहा वो रीजन जहां पे वो आ रही हैं, ठीक है। अब इस बीच वाले रीजन के अंदर जहां पे मैंने कहा कि ये आई है, किसकी? साइक्लोन की जो आई है, ये रीजन होगा बिल्कुल शांत रीजन। इट इज द वेरी काम रीजन। मतलब यहां पे कोई, आप ये बोल सकते हो इस रीजन के अंदर कोई वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट द वर्स्ट पार्ट इस साइक्लोन का वो ये होगा दैट इज द आई वॉल। आई वॉल जहां पे भी बनेगी, ये वाला जो टावरिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जहां भी ये जाएंगे, ये हिट करेंगे, इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगी। तो इट मींस ये आई वॉल वाला वो जो रीजन है, यहां पे क्या हो रही है? वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब इसी आई वॉल के साथ साथ ये ऊपर जाते जाएंगे और यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरह से। और यहां पे एक चौथी कंडीशन होती है, अपर डाइवर्जेंस होगी यहां पे हवाओं की। कहां पे? ट्रोपोपॉज। ये रहा आपका ट्रोपोपॉज वाला रीजन। मैं फिर से उसे डायग्राम पे आता हूं। ये रहा, ये रीजन है आपका ट्रोपोपॉज वाला रीजन। तो दिस इज, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, टी पॉज का मतलब है ट्रोपोपॉज। अब इस ट्रोपोपॉज वाले रीजन तक ये हवाएं उठेंगी, ये अपर लेवल पे डाइवर्जेंस होगा और ये हवाएं ऐसे निकल जाएंगी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस लेवल पे कि हाँ साइक्लोन कैसे काम करता है। अब क्या होगा? ये चीजें कॉन्टिन्यूसली चलती रहेंगी। जैसे ही आई वॉल वाला रीजन जहां भी हिट करेगा, वहां पे वो क्या करेगा? वाइड स्प्रेड डैमेज करेगा। तो जैसे वो वाइड स्प्रेड डैमेज करेगा, तो इट मींस मैं उसी की फॉर्म को, जो वर्टिकल सेक्शन था, उसको मैं यहां पे दिखाता हूं। अब ये सपोज करो ये साइक्लोन जो था वो यहां पे इस कोस्ट पे हिट कर गया, ठीक है। ये कोरोमंडल कोस्ट, या मैं बोल सकता हूं कि ईस्टर्न घाट वाला जो कोस्ट है, इसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं, तमिलनाडु वाले सेक्शन के अंदर। तो अब यहां पे देख रहे होंगे आप, ध्यान से देखना, मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये जो ये रीजन है जहां पे ये हिट किया, ध्यान से देखना, जिस रीजन में ये हिट किया, मैं जहां पे भी ये जमीन से टकराएगा, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? दैट इज द लैंडफॉल। इसको मैं बोलूंगा लैंडफॉल। तो यही आपसे पूछा गया था उस टाइम क्वेश्चन में कि इसका लैंडफॉल किस कंट्री में होगा। क्लियर है बात इतनी? तो जहां पे भी ये साइक्लोन जमीन से टकराएगा जिस हिस्से के पे, वहां पे उसको क्या बोलेंगे? लैंडफॉल बोलेंगे साइक्लोन का। अब इसको मैं शॉर्ट में समराइज फिर कर देता हूं। साइक्लोन आपको पता है स्टॉर्म्स हैं एक तरीके से। ये ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर दो तरह के देखने को मिलते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। तो हम यहाँ ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट कैसा होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, निमोनिक बता दिया, एएनसी, ठीक है। आई कौन सा रीजन होगा? जो बिल्कुल शांत रीजन होगा, जहां कोई वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगी। डिस्ट्रक्शन किस रीजन में होगी? आई बॉल वाले सेक्शन में होगी, ठीक है। कहां तक जाएगा ये? ऊपर कहां तक उठेगा? टिल ट्रोपोपॉज तक उठेगा ये, ठीक। वहां से हवाएं बाहर को निकल रही होंगी, ठीक। अब आ जाओ अगले उस पे कि लैंडफॉल क्या होता है। जहां पे जमीन से टकराया उसको बोल दिया लैंडफॉल। तबाही कौन से रीजन में होगी? तबाही होगी आई वॉल वाले रीजन के अंदर। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज जो इनसे इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है, जब मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूं यहां पे,
सबसे बड़ी चीज जो इसको घुमा रही है दैट इज द कोरोलिस फोर्स। बट अब ये भी तो है कि अब ऐसा तो नहीं कि साइक्लोन, मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम कि ये ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ घूमता जा रहा है, कहीं ना कहीं तो रुकेगा भी ये रुकेगा कब? रुकेगा बड़ा सिंपल सा है, जैसे ही इस मॉइस्चर की सप्लाई कट हो जाएगी। मतलब ये मॉइस्चर कहां से मिल रहा है? मतलब उसमें बारिश जो हो रही है या बहुत तेज जो हवाएं चल रही हैं, जो मॉइस्चर कंटेंट मिल रहा है, ये क्या कर रहा है? एनर्जी सप्लाई कर रहा है। आप इस एनर्जी सप्लाई को कट कर दो, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो घटना शुरू हो जाएगी और ये रुक जाएगा। तो इट मींस जैसे ही जमीन पे टकराएगा, ये जिस रीजन में टकराएगा वो तो हो गया लैंडफॉल, बट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये क्या होता जाएगा? इसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी। इंटेंसिटी घटेगी क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है इसकी सप्लाई को आपने क्या कर दिया? कट कर दिया। जैसे इसका मॉइस्चर कंटेंट कट, साइक्लोन आपका इंटेंसिटी खत्म और धीरे धीरे आपकी जो ये साइक्लोन है वो खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। तो आइए अब चलते हैं अगले पे। अब ये न्यूज में क्यों था कि टाइफून शनशान, जापान प्रिपेयर्स फॉर द पावरफुल टाइफून अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी सर्विसेज। टाइफून यागी स्वीप्स थ्रू वियतनाम, मोर देन 70 डेड एंड फ्लड वाटर्स थ्रेटन दी हनोई। तो ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी, तो हमने इसलिए हमने साइक्लोन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद लाओस। अगेन ये क्वेश्चन भी सेम उसी के साथ है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो अगेन ये वाला रीजन भी न्यूज में था। तो आइए अब हम देखते हैं लाओस में 4 ऑप्शंस, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। 5 तो ये आपके पास, मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स और उनके आगे 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी कंट्रीज जो हैं लाओस के साथ बॉर्डर बनाती हैं? इसका आंसर है दैट इज द आंसर डी। तो डी इसका आंसर है। इट मींस ये सारी कंट्रीज ही इसका साथ क्या बना रही हैं? बॉर्डर बना रही हैं। तो आइए देख लेते हैं मैप के थ्रू। अब आप ये देख सकते हैं, दिस इज द लाओस। लाओस के साथ चाइना भी बना रहा है, म्यांमार भी बना रहा है, थाईलैंड भी बना रहा है, कंबोडिया भी बना रहा है, आपका वियतनाम भी बना रहा है। तो इट मींस ये सारे ही कंट्रीज देख लो, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। अगेन स्टेट अवे फैक्चुअल। और सबसे बड़ी चीज याद रखना ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी में हमेशा मैप को विजुअलाइज करना सीखना है, कि ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया। अब अगर मैं ध्यान से देखोगे तो ये वाला रीजन है जो म्यांमार का लग रहा है, बिल्कुल छोटा सा रीजन है जो म्यांमार का टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद वैसे ही ये चाइना वाला रीजन आ गया आपका, ठीक है। नीचे आपको कंबोडिया देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि बिल्कुल कि कहाँ पे क्या क्या चीजें लग रही हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें मैप को कैसे देखना है। आइए अब आगे। अगेन ये न्यूज क्यों थी? इंडिया सेंड्स असिस्टेंस टू फ्लड हिट लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना, दैट इज हमने यहाँ पे जो हमने मेडिकल असिस्टेंस या हमने और इंपॉर्टेंट दवा, पानी, राशन जो हमने सब भेजा, उस किस ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया था विद द ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सद्भाव। तो ये दिस इज द ऑपरेशन सद्भाव इज एसोसिएटेड विद, तो आपको ये पता होना चाहिए, कल को क्वेश्चन पूछ ले कि ऑपरेशन सद्भाव। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, समटाइम्स आपसे वो वेसल पूछ लेगा कि जैसे नेवी का कोई वेसल पूछ लेगा, कौन से वेसल के थ्रू वो सामान जा रहा है, तो याद रखना ये वेसल था आईएनएस सतपुड़ा। तो ये दिस इज दी आईएनएस सतपुड़ा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस न्यूज की, आपको देखने को मिल जाएगी, आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहां से भी इस फाइल को ले सकते हैं। अब आगे, मांडा रीजन रिसेंटली न्यूज लोकेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब मांडा रीजन की बात की गई है कि जो मांडा रीजन है, बेसिकली मांडा नहीं मुआंडा, मुआंडा रीजन कौन से, जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, कौन सी कंट्री में है? 4 ऑप्शंस आपके पास, इसका आंसर है दैट इज दी गैबन। तो ये रहा इसका आंसर, आंसर सी, दैट इज गैबन। अब ये देख लेते हैं हम गैबन का मैप। अब मैं यहाँ पे आपको मुआंडा रीजन जो है, ये रहा आपका मुआंडा रीजन। अब यहां से, ये तो था सिंपल, ये मैप था और हो गया काम, बट नहीं, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। गैबन के अंदर मुआंडा रीजन, अब पास में देखो कौन सी, क्योंकि यूपीएससी वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, वो आपसे पूछेगा घुमा के। अब इसके साथ कौन सी आपको रिवर देखने को मिल रही है? दैट इज द रिवर ओगुई। तो याद रखना, मुआंडा के साथ कौन सी रिवर देखने को मिल रही है? रिवर ओगुई।
और ये ड्रेन कहां पे कर रही है, ये रही उगोई रिवर, ये आ रही है और ये ड्रेन कर रही है, इस जगह का नाम है पोर्ट जेंटिल। याद रखना ये पोर्ट जेंटिल है जहां पे रिवर उगोई जो मुआंडा के पास से निकल के आ रही है और पोर्ट जेंटिल पे आके ड्रेन हो रही है। और ये ड्रेन कहां हो रही है, पोर्ट जेंटिल कहां पे है, ये अटलांटिक ओशन के पास ये पोर्ट है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी मुआंडा रीजन के बारे में। अब ये न्यूज में क्यों था, इसका कारण था बेसिकली मुआंडा एक क्या है, गैबन कंट्री के अंदर एक जगह है। अब यहां पे रोल प्ले होता है अफ्रीका का। थोड़ा सा अगर हम इमेजिन करें तो अफ्रीका क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हैं। बेशक वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बट वहां पे डिफरेंट मिनरल्स के ये रीजन्स जो हैं स्टोर हाउस हैं, जो कि आने वाले टाइम में एक की रोल प्ले करेंगे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में और उसको एक ग्लोबल पावर बनाने में। तो इसीलिए इन रीजन पे क्या था, चाइना अपनी नजर गड़ाए बैठा है। और आप हैरान होंगे कि चाइना के साथ अफ्रीकन कंट्रीज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स उभर के आए हैं आफ्टर कोविड पेंडेमिक। तो आपको चल रहा होगा पता कि इन कंट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है। और यही ज्योग्राफी की खूबसूरती भी है कि ज्योग्राफी के साथ साथ जो नेचर का सिंक है, नेचर ने बिल्कुल कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं करते। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये देख सकते हैं अफ्रीका। बेशक इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इन लोगों के पास क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो इट मींस हमें यहां से सीखना चाहिए कि वी हैव टू लर्न हाउ टू को एग्जिस्ट। तो आइए चलते हैं आगे, इसकी न्यूज क्यों थी ये। अफ्रीकन लीडर्स इन बीजिंग आइंग बिग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब अगेन चाइना से क्या मिलेगा, जब भी मिनरल्स वगैरह देंगे तो क्या मिलेगा, वहां से लोन्स या इन्वेस्टमेंट आएंगी। तो ये लोग उसके लिए फोकस कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज, ये जो मुआंडा रीजन है गैबन का, ये क्यों न्यूज में था, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहां पे मिलता है इंपॉर्टेंट मिनरल दैट इज मैग्नीज। मैग्नीज का काम क्या है, आफ्टर एल्यूमिनियम एंड आयरन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। ये इसकी खासियत क्या है कि ये स्टील की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। स्टील तो ऑटोमेटिकली हाई होता है, बट उसकी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर देगा जब उसमें मैग्नीज मिल जाएगा। तो उसकी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी स्टील के अंदर। अब इसके साथ साथ ये और आपकी डिफरेंट, जैसे आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगी या आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी या डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये काम करते हैं, तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं इस मैग्नीज के। अब हुआ क्या कि इस मुआंडा रीजन के अंदर ग्लोबल जितना पूरा वर्ल्ड के अंदर मैग्नीज है उसका क्वार्टर, मतलब क्वार्टर का मतलब वो 1/4, तो मतलब मोटा मोटा 25% जितना मैग्नीज इसी मुआंडा रीजन के अंदर है। तो अब लगा लो आप कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे पिछले साल का डेटाबेस उठा के देखेंगे अगर, तो टॉप 5 बोरोअर्स जहां से चाइना उससे जिन्होंने लोन लिया, दैट इज अंगोला, इथोपिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, केनिया। तो अगेन आपको चल रहा है पता कि चाइना कैसे कैसे हथकंडे अपना के अपना चाहे रिसोर्सेज को बढ़ा रहा है, चाहे वो अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू किस तरह से कंट्रीज को अपने ट्रैप में लेके आ रहा है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर चाइना इज गोइंग डूइंग ऑन। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो ये उस न्यूज का मैंने स्नाइपेट शेयर कर दिया है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इवन इसी रीजन के अंदर आपको कॉपर, गोल्ड, लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। और चाइना तो इस चीज के लिए नोन ही एक ऐसी जगह पे वो अपनी नजरें गड़ा के बैठता है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब चलते हैं हम आगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर विद कैस्पियन सी। अगेन 5 ये आपके पास ऑप्शंस दे रखी हैं, नीचे उनके आंसर्स 4 ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी के साथ लग रही हैं। अगर आप किसी को वैसे भी पता हो, अर्मेनिया क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, इसको कर दो कट। बाकी जितनी बची वो सब इसके साथ लगेंगी। तो 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका आंसर होगा दैट इज सॉरी इसका आंसर होगा दैट इज आंसर बी 2, 3 एंड 4। तो ये इसका आंसर है। अब आइए चलते हैं और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले दिस इज द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी का आगे हम मैप देखते हैं और चलिए आगे। कौन कौन सी याद रखने का तरीका, दैट इज सबसे पहले
तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बिल्कुल सामने अपोजिट देख लो अजरबैजान, उसके बाद दैट इज रशिया, रशिया के बिल्कुल सामने आपको देखने को मिलेगा कजाकिस्तान, एंड देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ईरान, ठीक है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा यही आपकी कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी के साथ लग रही हैं, और इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा निमोनिक है दैट इज तारीख, और ये रहा तारीख। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान, के फॉर कजाकिस्तान, और उसमें हमारे पास क्या पूछा है उज्बेकिस्तान, ये देख लो, तो उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी के साथ नहीं लग रहा है, उज्बेकिस्तान किसके साथ लग रहा है यहाँ पे, दैट इज विद अरल सी, ये रहा आपका अरल सी। तो फिर से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये रहा, ये उज्बेकिस्तान भी क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई, इसलिए मैंने उस टाइम पे वहां पे कट नहीं किया था, क्योंकि अर्मेनिया तो लैंडलॉक है ही है, बट उज्बेकिस्तान किसके साथ लग रहा है, दैट इज विद अरल सी, जो हमने अभी मैप के थ्रू भी देखा। ये देखो ये रहा फिर से उज्बेकिस्तान, उसका लग रहा है ये रहा आपका अरल सी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बेसिकली न्यूज में क्यों था ये, अजरबैजान में वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और जनरली जो वहां की जो प्रेसिडेंट है उन्हीं की पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए ये न्यूज में था कि वहां पे फर्स्ट टाइम इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स इन दी न्यूज। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट, द फंड वाज एस्टेब्लिश्ड एट 2022 यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस सीओपी 28 इन इजिप्ट, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। The LDF is overseen by governing board with the World Bank serving as the interim trustee. The fund is a mandatory contributions from developed countries but invites developing countries to contribute to it too. अब अगली 4 स्टेटमेंट में से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ध्यान से देखना, इसका आंसर होगा आपका दैट इज आंसर सी, सी इसका आंसर है। सी का मतलब इनकरेक्ट पूछा है दैट इज 1 and 4 ओनली, मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ध्यान से देखना, जो इजिप्ट में हुई थी सीओपी वो हुई थी कॉप 27, तो याद रखने का तरीका, कॉप 27 कहां हुई थी, इजिप्ट में हुई थी, और उसमें ये फंड एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, याद रखना कॉप 27 में ये फंड एस्टेब्लिश किया जो कि इजिप्ट में हुई। कॉप 28 में ये फंड क्या होता है, ऑपरेशनल होता है, जो कि कहां हुई थी, दुबई में हुई थी। तो फैक्ट याद रखना, मतलब ये छोटी सी स्टेटमेंट से आपको उलझा देगा ये। उसके साथ साथ दिस फंड इज मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन वाला, याद रखना ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो मैंडेटरी कंट्रीब्यूट ही करेंगे, वो है कि वो एनकरेज करेगा कि हाँ मतलब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, बट साइमल्टेनियसली ये कोई कंडीशन नहीं है कि उनको कंट्रीब्यूट ही करना है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो दी रॉन्ग। अब आ जाते हैं, हम कर लेते हैं लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। एलडीएफ वाज एस्टेब्लिश्ड 2022 में यूएनएफसीसी, कहां पे, कॉप 27 इजिप्ट में, तो वहां क्या था, कॉप 28। चल गया पता क्यों गलत थी। अगेन क्या करना है इसका, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट करना है टू द रीजन सफरिंग फ्रॉम बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक लॉसेस कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो भी लॉसेस वगैरह हो रहे हैं वहां पे। बाकी और इसका इंपॉर्टेंट, इसको डिजाइन किया गया इस हिसाब से टू प्रोवाइड क्रूशियल सपोर्ट टू वल्नरेबल नेशंस फेसिंग द बर्ंट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि जो भी क्लाइमेट से एसोसिएटेड जितने भी चेंजेस आ रहे हैं या उसकी वजह से जो भी डिवास्टेशन हो रहा है उसके लिए फंड बनाया गया, तभी इसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज की वजह से डैमेज होता है तो क्या होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, ठीक है, तो उसको ही रिस्टोर करने का ये फंड काम करता है। अब किसके द्वारा देखा जाता है ये, अब होता क्या है कि गवर्निंग बॉडी बनती है वहां पे, जहां पे भी हमें फंड को देना है वहां पे गवर्निंग बॉडी बनेगी, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक क्या बन जाएगा, इंतरिम ट्रस्टी बन जाएगा, तो उसकी देखरेख में ये सारा काम होता है और वैसे वो पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो आई होप इसके बारे में, अगेन ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन को एनकरेज करता है, वो मैंडेटरी लिखा है ना वहां पे वर्ड, बस यही कीवर्ड है यहाँ पे, वॉलंटरी, नॉट दी मैंडेटरी। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब ये न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया के केरला में वायनाड में जो
बहुत डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड हुआ और टॉरेंशियल रेन की वजह से जो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ वहां पे प्रॉपर्टीज एंड ह्यूमन लाइफ्स का, तो उस वजह से कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट बोल या लोकल अथॉरिटीज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि शायद हमें एलडीएफ से लॉस एंड डैमेज फंड के थ्रू हमें पैसा मिलेगा, बट अगेन इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, काफी स्लो फंड है, जिसके और डिफरेंट ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आपको ये न्यूज में स्निपेट्स है, इसके थ्रू आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो आई होप चलते हैं हम आगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान। अब यहां पे कंफ्यूज होंगे, ये सारी कंट्रीज देख रहे हैं, 5 ऑप्शन दे रखी है नीचे, उनके आंसर के 4 ऑप्शंस हैं, बट ध्यान से सुनना क्या पूछा है। यहाँ पे वर्ड है फाउंडिंग मेंबर्स। क्या पूछा है? फाउंडिंग मेंबर्स पूछा गया। जब फाउंडिंग मेंबर्स की बात होती है तो इट मींस हमें सिर्फ किसकी कौन कौन सी कंट्रीज देखनी है, फाउंडिंग मेंबर्स वाली, कि कौन इस आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो नहीं कि जो और भी मेंबर्स थे। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ये 4 ऑप्शन दे रखी हैं, इसमें से याद रखना इसका आंसर होगा सी। ये वियतनाम जो है इनका मेंबर नहीं है। सी ऑप्शन में 1 2 3 4 ये सब किसमें है? ये सब फाउंडिंग मेंबर एंड वियतनाम इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर। तो आपको क्लियर, आइए चल के आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं आसियान की हिस्ट्री। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू यहाँ पे जो फाउंडिंग फादर्स है उसमें कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड द फिलीपींस थे। ठीक है, बाद में इसमें और डिफरेंट कंट्रीज को ऐड किया गया और अब 10 कंट्रीज क्या में इसमें है। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया में है। मोटो इस ऑर्गेनाइजेशन का वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। अब इतनी बड़ी कंट्रीज हैं, इतने सारा ग्रुप है ये, अब इसको याद रखने का तरीका है बीपीएल टीवी मिमिक्स। बीपीएल टीवी मिमिक्स, अब इसी को हम इंप्लीमेंट कर देंगे आगे, आइए चल के देखते हैं। बी फॉर ब्रुनोई, मैं फिर लिख देता हूं यहां पे, बी पी एल टी वी मिमिक्स। बी फॉर ब्रुनोई हो गया, पी फॉर आपका आ गया फिलीपींस, ये आ गया फिलीपींस आ गया। ठीक है, अब एल फॉर लाओस आ गया, देन टी फॉर थाईलैंड आ गया, वी फॉर वियतनाम आ गया, एंड देन एम फॉर कोई भी ले लो, मलेशिया ले लो, आई फॉर आपका आ गया इंडोनेशिया आ गया, अगेन एम फॉर म्यांमार आ गया, देन सी फॉर आपका कंबोडिया आ गया, और एस फॉर आपका जो अकेला बच गया दैट इज सिंगापुर। तो हमने इसका निमोनिक है बीपीएलटीवी मिमिक्स, तो इससे हम याद रखेंगे। और ये रहे आपके फाउंडिंग मेंबर, जिसमें थाईलैंड, फिलीपीन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। क्लियर है बात? और इसके साथ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जिसमें पेपुआ न्यू गिनिया और तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर जिसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं अब आगे। न्यूज में क्यों था ये? रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब विजिट पे गए थे, कहाँ पे? ब्रुनोई और सिंगापुर की लास्ट वीक। तो वहां पे उनकी एक पॉलिसी है दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो अब यहाँ पे इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ हमें आसियान के साथ मिलके उस पॉलिसी को, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना है, जिसमें कि हम आसियान कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड और सिक्योरिटी रिलेशंस को हम क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। तो आई होप आपको इसका स्निपेट ये दिख रहा होगा और आपको क्लैरिटी भी मिल रही होगी। चलिए अब चलते हैं हम आगे अब क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिलेटेड टू मिशन मौसम। तो मिशन मौसम के साथ कौन कौन सी स्टेटमेंट ये करेक्ट पूछी गई हैं? 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहली है टू एनहांस इंडियाज एबिलिटी टू प्रिडिक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सेकंड स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स एआई बेस्ड ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर रियल टाइम डाटा शेयरिंग। तीसरी स्टेटमेंट, it will improve monitoring and early warning system in agriculture, disaster management and defense. चौथी स्टेटमेंट, deployment of next generation radars and satellite system with advanced sensor is its major component. अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। और सबसे खतरनाक चीज यूपीएससी की ये आ गए वो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। तो इट मींस आपको सारी स्टेटमेंट का पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट मिशन मौसम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रिसेंटली भी कुछ दिन पहले की ये न्यूज है, कैबिनेट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्रूव, एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जिसके अंदर हमारे ये जितनी भी स्टेटमेंट्स है एक्सेप्ट इस
क्वेश्चन को मैं बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसको करने का, इसमें एआई को अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये एआई वाली स्टेटमेंट क्या होती है, गलत होती है। बाकी जितनी स्टेटमेंट्स है वो सब सही हैं, तो इट मीन्स 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो दैट इज दी ओनली 3 इज दी आंसर। ये रहा आपका ओनली 3, दैट इज द आंसर सी। तो आइए अब चलते हैं आगे, मिशन मौसम के बारे में बात करें। मिशन मौसम जिसका 2000 करोड़ का बजट अगले 2 साल के लिए रखा गया है, अभी कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। इसका मकसद ही क्या है कि इंडिया की एबिलिटी को, इंडिया की जो एबिलिटी है टू प्रिडिक्ट दे रिस्पॉन्ड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जैसे कि आपके क्लाइमेट, साइक्लोन, आंधी तूफान, बारिश, लैंडस्लाइड, जो कुछ भी हो रहा है, तो मिशन मौसम के थ्रू हम इन सबको प्रिडिक्ट करेंगे, जिसमें कि हम एडवांस हाईटेक सेंसर्स और हाईटेक रडार्स का यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम उन सब चीजों को प्रेडिक्ट कर सकें काफी हद तक इफेक्टिवली, बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू प्रेडिक्ट 100% विद एक्यूरेसी, बट हाँ उसमें अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% के लेवल तक की हम ये बोल सकते हैं एक्यूरेसी को अचीव करने की कोशिश करने की तरफ हमारा ये प्रयास है, जिसमें कि मिशन मौसम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगेन कंपोनेंट क्या है इसके, नेक्स्ट जनरेशन रडार सैटेलाइट सिस्टम विद एडवांस सेंसर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ एनहांस अर्थ सिस्टम मॉडल्स, जीआईएस बेस्ड, इट्स नॉट एआई बेस्ड, जीआईएस बेस्ड। जीआईएस का मतलब होता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स बेस्ड सिस्टम होगा या सेंसर्स का हम यूज करेंगे। क्लियर है बात। की फोकस एरियाज हैं इसमें एक्यूरेसी, मॉडलिंग, रडार्स, सैटेलाइट्स, एक्यूरेट एग्रोमेंट, या फिर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सिटीजंस फॉर बेटर मैनेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इवन इसमें याद रखना स्टेक होल्डर्स कौन से, सिटीजंस ऑफ इंडिया भी इसमें स्टेक होल्डर्स रहेंगे, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगेन जहां पे इसके अंदर 3 की इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पहला है आईएमडी, तो रहेगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज आईएमडी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, अगला रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। अगला है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो ये 3 की इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, एक तो ये पता होने चाहिए। उसके साथ साथ जो इनको सपोर्ट करेंगे, 3 तो की रहे, ठीक है, उसके बाद सपोर्टिंग रोल में कौन कौन से रहेंगे, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, और तीसरा रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। मतलब 3 मेजर, 3 ही सपोर्टिंग रोल में, तो याद रखना। क्लियर है बात इतनी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। और सिर्फ मिशन मौसम यहीं पे हेल्प नहीं करेगा, इसके साथ साथ ये हमारे डिफेंस सेक्टर को या और हमारे ट्रेडिंग को, उस सब चीजों को भी ये इंप्रूव करेगा। तो आइए अब चलते हैं हम आगे। न्यूज में क्यों था कि 2000 करोड़ का मिशन मौसम को बजट अभी अप्रूव किया गया है मोदी कैबिनेट के द्वारा, दैट्स व्हाई इन द न्यूज ये उसका स्नाइपेट शेयर कर दिया गया आपके साथ। अब पेंटालैंड वेटलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब ये पूछ रहा है कि जो पेंटालैंड वेटलैंड है कौन सी कंट्रीज के अंदर ये आता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस नीचे दे रखी हैं आपके पास कि कौन कौन सी करेक्ट है, और ऊपर 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो इसका सिंपल सा याद रखना, अर्जेंटीना जिसका पार्ट नहीं है, तो ये रहेंगी आपके पास ब्राजील, पैराग्वे, बोलीविया, 1, 2 एंड 3। तो इट मींस हमारे पास कहां बन रहा है 1, 2, 3, दैट इज द डी ऑप्शन। तो ये रहा इसका आंसर, दैट इज द आंसर डी, दैट इज द पेंटालैंड वेटलैंड। अब आइए इसको हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। पेंटालैंड वेटलैंड क्या चीज है, जैसे कि नाम से चल रहा है पता, वेटलैंड है तो इट मींस वो बारिश वाला एरिया या नमी तो मॉइस्चर तो हो गई, वेट एरिया तो होगा ही। तो आइए देखते हैं इसको। दिस इज द पेंटालैंड वेटलैंड। ये जो ब्लू कलर का जो आपको रीजन दिख रहा है, जिसको मैं डिमार्केट भी कर देता हूं, ये रहा, तो दिस रीजन इज पेंटालैंड वेटलैंड। अब ध्यान से देखो कि पेंटालैंड वेटलैंड किन किन कंट्रीज में आ रहा है, तो ये ब्राजील, बोलीविया एंड पैराग्वे। तो वही तो पूछा गया था क्वेश्चन में, ब्राजील, पैराग्वे एंड बोलीविया। क्लियर हो गए, क्लियर। अब आइए चलते हैं हम आगे, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। क्लियर है बात। इसके साथ साथ अपर पैराग्वे रिवर बेसिन, पेंटालैंड स्प्रेडल, ब्राजील एंड बोलीविया एंड पैराग्वे, हमने ये सब डिस्कस कर लिया। सबसे बड़ी खासियत इसकी, कल को पूछ ले, 80% हिस्सा इसका कहां आ रहा है, इट मींस इसका 80% एरिया इज इन दी ब्राजील। उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगी, स्वैम्पी एरियाज देखने को मिलेंगे, मार्श एरियाज देखने को मिलेंगे, रिवर्स मिलेंगी, स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी आपको, और
फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ये सब चीजें देखने को मिलेंगी तो ये रीजन क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली हाई हॉटस्पॉट बन जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि जहां पे हाईली आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इस रीजन के अंदर। अब न्यूज में क्यों था ये, हुआ क्या है कि अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है, ये अमेजोन वाले जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, इनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। इस अमेजोन पूरा जो फॉरेस्ट है इनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ये रीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। बट जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस हिसाब से रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से हम सस्टेनेबल अप्रोच कहीं ना कहीं इस रीजन के अंदर रख नहीं पा रहे हैं। और अभी तक ये जो रीजन है ये बोल सकते हो आप कि इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट्स या माफिया की नजर से अभी तक ये बचा हुआ है। तो जिस वजह से लोगों को ये लगता है कि इस रीजन को क्या करना चाहिए, लोगों के साथ साथ लोगों को तो लगेगा, इवन एनवायरमेंटलिस्ट, ये ज्योग्राफर्स को भी लग रहा है कि इस रीजन को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए। तो 40% ऑफ द जो इसका रीजन है रेन फॉरेस्ट का अनप्रोटेक्टेड है। Why is this a significant for climate change? मतलब 40% इसका अभी भी रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट का हिस्सा क्या है, अनप्रोटेक्टेड है। तो इस वजह से वो पेंटालैंड वाला जो रीजन है वो भी लाइमलाइट में आ जाता है। तो आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल गई होगी क्यों ये रीजन्स इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स तो हैं ही हैं ये, इसके साथ साथ इनका क्लाइमेट में बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए उसका स्नाइपेट आपके साथ शेयर कर दिया गया है। आइए अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज दी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दी जूट क्रॉप। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जूट क्रॉप के रिगार्डिंग। इट इज द सेकंड important cash crop in India after cotton in terms of cultivation and uses. Bangladesh is the largest producer of jute in the world. Jute is a labor intensive crop and provide huge employment opportunities and benefits to local farmers. Rating is one of the important operations governing the quality of fiber. तो ये चार स्टेटमेंट्स है। इसके बाद पूछा है कि ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट ऑप्शन हमें टिक करनी है यहाँ पे। यहां पे सब स्टेटमेंट सही है, बस एक स्टेटमेंट गलत है, दैट इज दी बांग्लादेश इज दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन दी वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट गलत है, इंडिया इज दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन दी वर्ल्ड। बाकी सब स्टेटमेंट्स सही हैं। आइए चलते हैं हम आगे, इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर बी 1, 3 एंड दी 4। तो ये रहा आपका 1, 3 एंड दी 4 इसका ऑप्शन है। सिर्फ 2 स्टेटमेंट को हटा दिया गया है यहां से। अब jute is known as the golden fiber and the second most important cash crop in India after cotton in terms of cultivation and uses. इसके साथ India is the largest producer of the jute in the world और वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया के अंदर जो स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो वेस्ट बंगाल। नंबर 2 पे आता है आपका असम आता है, और असम के भी कौन से, नागांव, गोलपारा, बारपेटा एंड दरंग डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और ये लिखा भी है यहाँ पे, दैट इज द सेकंड, असम इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। अगेन इट्स अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप है ये, इसमें बहुत ज्यादा आपको लेबर देखने को मिलेगी और इसने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में खास करके असम की इकोनॉमी में इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसके साथ साथ यहाँ पे बास्ट फाइबर एक वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे कीवर्ड है बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर वो होता है कि जो हम स्टेम से, प्लांट्स की स्टेम से निकाल के जो हम निकालते हैं फाइबर, उसको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर। अगेन 100 से 150 दिन लगते हैं इसको ग्रोथ और हार्वेस्ट करने में हमें। और इसके साथ साथ आप ये मान के चलो कि इसकी जो हार्वेस्टिंग है, मान के क्या चलो, इट मींस आप इसको एक चीज समझो कि इसकी हार्वेस्टिंग सबसे बेस्ट होती है जब ये बडिंग स्टेज में होता है, मतलब इसमें जब बर्ड्स अंकुरित तो होते हैं तब इसकी जो हाई क्वालिटी का जो फाइबर है वो देखने को मिलता है। बस क्या समस्या क्या है कि उस टाइम पे अगर बडिंग के टाइम भी के तो हमें वहां पे क्वांटिटी उस फाइबर की कम देखने को मिलेगी, जबकि अगर वो जो बडिंग के बाद अगर हम देख करेंगे इसको तो वहां पे आपको ज्यादा क्वांटिटी तो देखने को मिलेगी बट क्वालिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो दोनों ही एस्पेक्ट हैं इसके। और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो होती है रेटिंग। तो रेटिंग की वजह से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जो कि क्वालिटी ऑफ फाइबर को गवर्न करेगा इसकी। बेसिकली रेटिंग में होता क्या है, रेटिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बंडल्स को
जो बंडल्स, जिस जूट्स के बंडल है उनको इकट्ठा बांधेंगे और बांधने से पहले उसको पानी में रखेंगे। सपोज करो जैसे मैंने बताया कि वो बर्ड आई, ध्यान से समझना इस चीज को, वो बर्ड ली हमने, मान लो दिस इज दी बर्ड, इस बर्ड को लिया, इस बर्ड को हमने क्या किया, पानी में रख दिया। अब पानी में रखा, अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, साइमल्टेनियसली ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को रखते जाएंगे एक साथ और उनको बांध देंगे बाद में। अब जनरली वहां पे वाटर हाइसिंथ के साथ इसको कवर कर देंगे या ऐसे बीड के साथ कवर करेंगे जो कि टेनिन या फिर आपका आयरन जो है रिलीज ना करता हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है रेटिंग प्रोसेस के अंदर। ऐसा प्लांट बोल लो या ऐसा बीड लेंगे जो कि टेनिन या फिर आपका आयरन को रिलीज ना करता हो पानी में, और जनरली इसके लिए वाटर हाइसिंथ सबसे बेस्ट चीज होती है। इसके बाद क्या होगा, जब इनको रख दिया वहां पे इकट्ठा बांध के रख दिया, अब इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, वेट डाल देंगे। जैसे ही वेट डालेंगे तो कुछ टाइम के बाद उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम, काफी टाइम तक, मतलब ये बोल के चलो आप कि जैसे वो वेट पड़ेगा और कुछ दिनों के लिए उसको हमने रख देंगे, वैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसके अंदर आपको फाइबर की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जैसे वो फाइबर की ग्रोथ देखने को मिलेंगे तब हम इसको वहां से निकाल लेंगे। और ये जो रेटिंग जनरली हम करते हैं वो बेस्ट होती है स्लो मूविंग क्लीन वाटर के अंदर, और टेम्परेचर जो होता है इसके लिए बेस्ट होता है 34 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस, और बेस्ट कहाँ होगी, स्लो मूविंग क्लीन वाटर के अंदर, ये आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही once the fiber complete comes out easily from the wood, rating is considered be complete, और इसके साथ हम रेटिंग जो है कंप्लीट मानी जाती है। तो आई होप आपको आज के सेशन से कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन था ये जो हमने डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे और इन सेशंस को और ज्यादा वैल्यू एनरिच किया जाए तो आप प्लीज इन सेशंस को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वो हमें मोटिवेट करता है कि इन सेशंस में हम और ज्यादा से ज्यादा आपको बेस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दें, और जिसके साथ साथ आपको ये आईएएस या यूपीएससी के एग्जाम्स को क्रैक करने में डेफिनेटली हेल्पफुल हो। थैंक्स अ लॉट आज के सेशन के लिए।